अद्वितीय गुरुकुल के द्वितीय बुजुर्ग के निवास में अर्जुन को बड़े चाव से भोजन करते हुए देखा जा सकता था, जबकि सुहास और उसके साथी एक तरफ बैठे उससे बातें कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे अर्जुन से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस रात सुवर्णा ने उसे इतनी बुरी तरह क्यों पीटा, लेकिन अर्जुन इस विषय पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा, वेदीपाल फिर से कोई परेशानी खड़ी करने तो नहीं आया ना? पिछले विषय से ध्यान हटाते हुए अर्जुन ने पूछा। इस विषय पर बात करते हुए अर्जुन को याद आया कि जब से वह काली आंधी वन से लौटा था, तब से या तो वह बेहोश था या किसी अन्य कारण से पूछताछ नहीं कर पाया था, जैसे कि बर्फ के अंदर कैद होना। इसलिए उसे सच में नहीं पता था कि मुख्य द्वार ने इस समस्या को कैसे सुलझाया। वह मामला पहले ही सुलझ चुका है। बुजुर्गों ने हमें आदेश दिया है कि हम जूनियर्स इसे और आगे न बढ़ाएं, सुहास ने जवाब दिया। फिर अचानक अर्जुन को संदेह भरी नजरों से देखने लगा और बोला, सच कहूं तो हम सबकी सुरक्षा और किसी भी सजा से बचने का कारण मेरे दादा नहीं है। क्या? अर्जुन ने सिर उठाकर पूछा। यह दूसरे बुजुर्ग की वजह से नहीं था? बिल्कुल नहीं। सुहास ने धीरे से सिर हिलाया और थोड़ा झिझकते हुए उस दिन बुजुर्गों के कक्ष में हुई घटनाओं को बयान किया। फिर उसने कहा, जब मेरे दादा मुझे रोक रहे थे, तब तुम्हें पता है कौन आया? कौन? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। यह वह व्यक्ति था जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वह था योगदान कक्ष के कोषाध्यक्ष मेहता। वह मुख्य गुरु की जड़ीत अंगूठी लेकर आया और उसने सीधा आदेश जारी किया। बस इसके बाद ही यह मामला शांत हुआ और एक छोटे से मुद्दे में बदल गया। बुजुर्ग मेहता? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। अगर वह नहीं आते तो वरिष्ठ अर्जुन, मुझे डर है कि तुम्हें बुजुर्ग प्रमुख से कड़ी सजा मिल जाती। जब सुहास ने यह कहा तो उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था, लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराया, बिना किसी असर के बोले, जूनियर सुहास, तुम्हें इस बात को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सुहास ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि वरिष्ठ अर्जुन एक दयालु और उदार व्यक्ति हैं और मैं अपने दादा की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। उस पुराने शख्स ने इस बार मामले को सही ढंग से नहीं सुलझाया। अर्जुन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऊंचे स्तर की लड़ाइयों में शिष्यों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करना स्वाभाविक ही था। यही तो इंसानी स्वभाव था। सुहास ने फिर कहा, कोषाध्यक्ष मेहता की पृष्ठभूमि किसी रहस्य से कम नहीं है। मेरे दादा ने कहा था कि उनकी साधना बहुत ही उच्च और गहरी है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस मामले में दखल क्यों दिया। साथ ही ऐसा लगता है कि उनकी मुख्य गुरु से बहुत गहरी मित्रता है। यह सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ गया। बुजुर्ग मेहता वह इंसान है जो उड़ते हुए पक्षी से भी पंख छीन सकते हैं। अगर उन्हें इसमें कोई लाभ नजर नहीं आता तो वे कभी कोई कदम नहीं उठाते। ये जरूर किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा, लेकिन जो भी हो, उन्होंने हमारी मदद की, इसलिए हमें उनके पास जाकर कम से कम धन्यवाद तो अदा करना चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि वे असल में क्या चाहते हैं। वरिष्ठ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी आपके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम एक साथ जा सकें, सुहास ने उत्तर दिया। तो चलो अभी चलते हैं। कुछ चीजों को टालना नहीं चाहिए, इसलिए वे सब योगदान कक्ष की ओर बढ़े, जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहे हों। योगदान कक्ष में कोषाध्यक्ष मेहता इस बार सो नहीं रहे थे, बल्कि काउंटर के पीछे सीधे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही अर्जुन और बाकी लोग अंदर आए, उन्होंने उनकी ओर देखा, मानो वह पहले से ही उनके आने की उम्मीद कर रहे थे। सुहास ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार दादाजी मेहता। अब वे उन्हें इसी तरह संबोधित कर रहे थे। पहले तो वे उन्हें बूढ़ा खूसट कहते थे, लेकिन अब भला सुहास की हिम्मत थी कि वह ऐसा बोले। कोषाध्यक्ष मेहता हल्के से हंसे, यह बच्चा बड़ा विनम्र हो गया है। हे सुहास ने संकोच में हंसते हुए कहा, तो तुम लोग धन्यवाद कहने आए हो? सभी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन केवल अर्जुन को रुकना होगा, बाकी सब दफा हो जाओ। जी। सुहास और बाकी लोगों ने बिना कोई देर किए
तुरंत योगदान कक्ष छोड़ दिया। जाते जाते सबको एहसास हो गया कि बुजुर्ग मेहता ने यह मदद अर्जुन की वजह से की थी, वरना उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों रोका। पर सवाल यह था, उन्होंने अर्जुन की मदद क्यों की? अंदर योगदान कक्ष में अर्जुन भी उलझन में था। उसने सीधे पूछ लिया, कोषाध्यक्ष मेहता, आप क्या योजना बना रहे हैं? उसने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे अपने मन की बात कह दी। मेहता हल्के से हंसे और काउंटर के पीछे से बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़े और अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। कुछ चक्कर लगाने के बाद उन्होंने सिर उठाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या योजना बना रहा हूं? मुझे नहीं पता। अर्जुन ने आंखें घुमाई। अगर मुझे पता होता तो पूछता ही क्यों? मेहता बोले, तुम ईमानदार हो और बातों को घुमा फिराकर नहीं कहते। तुम्हें अपने एहसानों को चुकाने की समझ भी होगी। मैंने इस बार तुम्हारी मदद की, तो बदले में मैं तुमसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। कोई ऐसा काम जो मैं कर सकता हूं? कोषाध्यक्ष मेहता की साधना इतनी ऊंची थी, अगर वे खुद नहीं कर पा रहे तो अर्जुन कैसे कर सकता था? जैसे कि मेहता अर्जुन की चिंता को भांप गए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, इसमें कोई खास खतरा नहीं है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो न सिर्फ खतरा टल जाएगा, बल्कि तुम्हें बड़ा इनाम भी मिलेगा। अर्जुन ने देखा कि जब मेहता ने आखिरी शब्द कहे तो उनके चेहरे पर हल्की उदासी झलक आई। तो इस एहसान के बदले भी कुछ शर्तें हैं? अर्जुन को अजीब लगा। जब तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो इतनी शर्तें क्यों लगा रहे हो? मेहता ने सिर हिलाया। तुम सिर्फ मेरी शर्तें नहीं मानोगे, बल्कि सामने वाले को भी पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। इतनी झंझट मैं नहीं करूंगा। अर्जुन ने घूमकर बाहर जाने की कोशिश की। अरे नहीं, मेहता घबराकर बोले। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक सही व्यक्ति मिला था, वे उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देते? अर्जुन, ऐसा मत करो। पानी की एक बूंद का भी कर्ज चुकाना चाहिए, और मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। क्या तुम मुझे यूं ही निराश कर दोगे? तो फिर गोल गोल मत घूमे, सीधे बताइए कि करना क्या है। अगर मैं कर सका तो करूंगा, नहीं तो किसी और को ढूंढने को कहूंगा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तुम्हारी आत्म ऊर्जा परखनी है। मेहता अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने उन पर संदेह भरी नजर डाली, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसे लग रहा था कि मेहता कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मेहता ने 2 उंगलियां अर्जुन की कलाई पर रखीं और उसकी आत्म ऊर्जा का निरीक्षण करने लगे। उनका चेहरा कई तरह के भाव बदलता रहा। पहले गंभीरता, फिर कठोरता, फिर विस्मय, और आखिर में वे दंग रह गए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, इतनी प्रबल और शुद्ध सूर्य आत्म ऊर्जा! उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और खुशी से झूम उठे। तो यह एहसान मेरी आत्म ऊर्जा के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है? अर्जुन ने अनुमान लगाया। बिल्कुल सही, मेहता ने उत्साह से सिर हिलाया। वरना मैं और किसी से यह क्यों कहता? अब मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, और इसका जवाब तुम्हें पूरी ईमानदारी से देना होगा। कैसा सवाल? मेहता अचानक थोड़ा झेंप गए। उनकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। काफी सोचने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, तुम अभी तक कुंवारे तो हो ना? उनका चेहरा उत्सुकता और घबराहट से भरा हुआ था। अर्जुन ने झट से 2 कदम पीछे हटे, फिर 3 और। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और उसने सतर्क होकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बुढ़ा कहीं किसी अजीबोगरीब चीज का शौक तो नहीं रखता? ये सवाल तो बहुत ही अजीब है। अरे, इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेहता अर्जुन के पीछे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें दूर रखने की कोशिश की। क्या आप सच में मुझसे यही पूछ रहे हैं? अर्जुन ने खुद को बचाने के अंदाज में कहा। अरे नहीं नहीं, बात वैसी नहीं है। तुम तो बड़े ही गंदे दिमाग वाले निकले। मेहता का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने खुद को कुछ कदम पीछे किया। गंदा दिमाग किसका है, जो दिन भर लड़कियों की कमर और टांगों को घूरता रहता है? अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधा जवाब दे दिया, इस बारे में फिर से मत बोलना। मेहता इतने घबरा गए कि चारों ओर देखने लगे, जैसे किसी के सुन लेने का डर हो। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान अर्जुन, भगवान अर्जुन,
कृपा करके इस विषय पर और चर्चा न करें। मैं तो बस यह देख रहा था कि उनका विकास कितना अच्छा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ करना चाहता था। अर्जुन ने देखा कि उन्होंने हार मान ली है, इसलिए वह ज्यादा नहीं बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, जो मदद आप मुझसे चाहते हैं, क्या उसका इन मामलों से कोई संबंध है? बिल्कुल सही। जब असली मुद्दे की बात आई तो मेहता का चेहरा गंभीर हो गया। तो छोटे अर्जुन, मुझे सच सच बताओ, तुम अब भी खैर मतलब कि तुम अब भी वैसे ही हो या नहीं? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को यह सवाल सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, बहुत बढ़िया। मेहता के दिल का भार हल्का हो गया। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटे अर्जुन, तुमने बढ़िया किया। इस युग में 14-15 साल के कई लड़के पहले ही लड़कियों के साथ निकटता बढ़ा चुके थे। गरीब परिवारों के बच्चे तो छोटी उम्र में शादी कर लेते थे ताकि भविष्य में सहारा मिले, और अमीर घरानों के बेटों के पास तो कई दासियां होती थीं जिनके साथ वे अपना समय बिताते थे। रह गए सिर्फ योद्धा। चूंकि उनका मन हमेशा साधना में लगा रहता था, वे अक्सर देर से विवाह करते थे और कुछ तो जीवन भर अकेले रहते थे। यहां तक कि अद्वितीय गुरुकुल के कई शिष्य जो 15-16 साल के थे भी सांसारिक सुखों में लिप्त हो चुके थे। फिर भी मेहता को विश्वास था कि अर्जुन उन लोगों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें निश्चित करना था। तो इसका मतलब मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने मेहता की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। अगर तुम नहीं कर सकते तो इस संसार में कोई और भी नहीं कर सकता। तुमने यह परीक्षा पार कर ली। मेहता ने ठहाका लगाया, जैसे उनकी कोई बड़ी चिंता दूर हो गई हो। लेकिन आपने अभी कहा था कि सामने वाले को पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। अर्जुन ने शक भरे स्वर में पूछा। मेहता की हंसी अचानक रुक गई। चेहरे पर असमंजस का भाव लिए उन्होंने सिर हिलाया और बोले, हां, उसे पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। अगर वह संतुष्ट नहीं हुई तो यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। सच कहूं तो कुछ महीने पहले मुझे कोई ऐसा मिला भी था, लेकिन वह तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे यह बात छोड़नी पड़ी। खैर, अब मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। अगर कर सको तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतनी देर तक बातें करने के बाद भी मेहता खुद समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे समझाए। आखिरकार उन्होंने एक लंबी सांस ली और अर्जुन का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, पहले पूरी बात बताइए। मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझ पर उपकार किया है, लेकिन अगर सामने वाले की मांग बहुत ज्यादा हुई तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। हद कर दी बदमाश लड़के। मेहता बेहद निराश दिखे। अर्जुन के बहाने सुनकर वे चिढ़ गए और सोचा, अगर इसे असलियत पता होती तो यह खुद ही भागकर वहां जाने को तैयार होता। फिर भी वह शांति बनाए रहे और उसे साथ ले चले। अर्जुन ने देखा कि वे दोनों कुंडली नाग सरिता की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अर्जुन को एहसास हुआ कि वे उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां वह अक्सर साधना करता था। लेकिन वहां क्यों? जब भी उसने वहां साधना की थी, उसने कभी किसी के रहने के संकेत नहीं देखे थे। आखिर कुंडली नाग सरिता एक खतरनाक जगह थी, इसलिए सामान्य लोग वहां जाने से बचते थे। जब वे उस स्थान से लगभग 100 फीट दूर थे तो मेहता अचानक रुक गए और सामने इशारा किया। देखो, वह वहां है। अर्जुन ने नजर घुमाई और स्तब्ध रह गया। वहां उसी जगह पर जहां वह अक्सर साधना करता था, एक लड़की खड़ी थी। वह 3 सूर्य फल वृक्ष के सामने खड़ी थी, हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए। यह साफ नहीं था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी पोशाक हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। चेहरे पर एक घूंघट पड़ा था, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो रही थी। उसके माथे पर एक चमकता हुआ नीला रत्न जड़ा हुआ था, जो उसकी गरिमामयी और सौम्य प्रकृति को और अधिक उजागर कर रहा था। उसकी काया नाजुक और कोमल लग रही थी, जैसे एक हल्की हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता था, लेकिन उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। उसकी क्रिस्टल जैसी निर्मल आंखों में मासूमियत झलक रही थी, जैसे वह अभी भी एक छोटी बच्ची हो, जिसे दुनिया की समझ न हो।
उसे देखकर अर्जुन को अचानक उस रात की याद आ गई। वह सोई हुई परी जो उसकी टूटी फूटी खाट पर विश्राम कर रही थी। ये वही है। अर्जुन की नजरें अचानक कोमल हो गईं। तुम इसे पहचानते हो? मेहता तुरंत सतर्क हो गए। उनकी प्रिय शिष्या ने तो उनसे खुद कहा था कि उसने अर्जुन से कभी बात तक नहीं की, लेकिन यहां तो दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे। आप चाहते हैं कि मैं इसकी मदद करूं? अर्जुन ने मेहता की ओर देखते हुए पूछा। हां, मेहता ने सिर हिलाया। मैं मदद करूंगा। मेहता को यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी मान जाएगा। उन्होंने सोचा था कि उन्हें उसे समझाने के लिए तर्क, भावना, डर और लालच सभी तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन ने बिना कोई झिझक सहमति दे दी। मेहता के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ा और उन्हें पहली बार इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने अर्जुन से यह अनुरोध किया था। तुमने इतनी जल्दी हां क्यों कर दी? मेहता ने सतर्कता से पूछा। आप ही तो चाहते थे कि मैं मदद करूं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। हां, लेकिन तुमने इतनी आसानी से मान लिया, यह मुझे अजीब लग रहा है। मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे एक ठोस कारण चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं या नहीं? अर्जुन ने झुंझलाते हुए पूछा। बिल्कुल, बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर इस बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? मेरा मान जाना क्या अच्छी बात नहीं है? हां, यह तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी मेहता को अंदर ही अंदर कुछ गलत लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर सामने खड़ी लड़की का ध्यान टूटा। जब तक उसने खुद को संभाला, अर्जुन पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। वह घबराई हुई थी। आखिर पिछली दोनों बार जब वे मिले थे तब रात का समय था और हालात काफी अजीब थे। वह इस वक्त शांत कैसे रह सकती थी? वरिष्ठ सुवर्णा, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं यहां तुम्हारे लिए इन फलों को देखने आई थी। पिछले कुछ दिनों से तुम नहीं आए तो मुझे डर था कि कोई और इन्हें न ले जाए। सुवर्णा ने तुरंत जवाब दिया। अर्जुन ने देखा कि उसके 3 सूर्य फल के पेड़ अब लगभग खाली थे। केवल अंतिम वृक्ष पर कुछ फल बचे थे जो पकने के करीब थे। ये तुम्हारे फल हैं। मैंने इन्हें अमृत व गोलियों में बदल दिया है। सुवर्णा ने एक छोटी सी बोतल निकालकर अर्जुन को थमाई। अर्जुन ने देखा कि बोतल के अंदर 9 गोलियां थीं, जिनसे अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा निकल रही थी। उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी, लेकिन उसने इन्हें इतनी शुद्ध गोलियों में कैसे बदल दिया? वरिष्ठ, आपको कैसे पता कि मैं यहां साधना करता हूं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर उन्हें पहले से इसका ज्ञान नहीं था तो वे यहां उसके 3 सूर्य फल की रखवाली कैसे कर रही थीं? सुवर्णा ने उसकी आंखों से नजरें चुरा लीं। मैं बस गलती से इधर आ गई थी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। तो उस रात का व्यक्ति सच में तुम ही थीं। जिस रात अर्जुन ने प्रारंभिक तत्व चरण में ब्रेक थ्रू किया, एक घूंघटधारी महिला ने उस पर हमला किया। शुरू में उसे लगा कि वह उसे मारना चाहती है, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। दरअसल वह तो उसकी ब्रेक थ्रू में सहायता करना चाहती थी, अन्यथा अर्जुन कभी भी उसके वारों को रोक नहीं पाता। उसी समय अर्जुन के मन में उस महिला की पहचान को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ और अब अंततः वह पुष्टि कर सका कि वह घूंघटधारी महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी वरिष्ठ प्रिया थी। जैसे ही उसने यह महसूस किया, उसके हृदय में प्रिया के प्रति कृतज्ञता उमड़ पड़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेहता बीच में आ गया और उनके बीच हो रही इस मधुर घड़ी को भंग कर दिया। एक मुर्गी की तरह जो अपने चूजों को बचाने के लिए तत्पर हो, उसने अपनी प्रिय शिष्या की रक्षा करने के लिए अर्जुन और प्रिया के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। संदेह से भरे हुए अर्जुन ने पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मेहता ने गर्व और अधिकार के भाव से सिर ऊंचा किया और कहा, यह मेरी शिष्या है। आपकी शिष्या? अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह प्रिया और मेहता के बीच बार बार देखता रहा, जैसे कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ हो। उसने कभी नहीं सोचा था, वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि योगदान कक्ष के कोषाध्यक्ष
मेहता जैसे लापरवाह व्यक्ति के पास कोई शिष्या भी हो सकती है। यह कोई संयोग मात्र तो नहीं था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मेहता ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा। हम एक दूसरे को नहीं जानते। प्रिया का उत्तर अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ था, जिससे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बची। इतना कहते हुए वह मेहता के पीछे छिप गई और अपने हाथों को एक रक्षात्मक मुद्रा में रख लिया। अर्जुन ने इशारा समझ लिया और मुस्कुराकर बोला, यह जान पहचान नहीं कही जा सकती। बस उस रात वरिष्ठ प्रिया ने मेरी थोड़ी सहायता की थी। मेहता ने सिर हिलाया। प्रिया पहले ही उसे इस घटना के बारे में बता चुकी थी, और यदि वह घटना न घटी होती तो उसे अर्जुन की शुद्ध सूर्य ऊर्जा का पता ही नहीं चलता। मेहता जी, आखिर वह कौन सा कार्य है जिसमें वरिष्ठ प्रिया को मेरी सहायता की आवश्यकता है? कृपया मुझे बताइए, अर्जुन ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। चूंकि यह प्रिया से जुड़ा हुआ था, वह किसी भी प्रकार से इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। उत्तर देने के बजाय मेहता ने अपनी प्रिय शिष्या की ओर देखा और पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? प्रिया का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी लंबी पलकें कांप उठीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाकर हामी भर दी। यह देखकर मेहता ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, अर्जुन, तुम्हें यह झांत होना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ लोग साधारण लोगों से अलग होते हैं। उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जिनकी कल्पना भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन अचंभित रह गया और धीरे से बोला, मेहता जी, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास विशेष शारीरिक गुण होते हैं? बिल्कुल सही, मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा। ये लोग स्वर्ग द्वारा संरक्षित होते हैं और वे स्वर्ग के पुत्र पुत्रियाएं होते हैं। कुछ को साधना में विशिष्टता प्राप्त होती है, कुछ की उपचार करने की क्षमता तीव्र होती है और कुछ युद्ध के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के शरीर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, ऐसे लोग हमेशा दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनते हैं। वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लाखों लोगों में एक भी ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन होता है। अर्जुन, आज तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें एक विशेष शारीरिक गुण वाली व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। चकित होकर अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा, जो अभी भी मेहता के पीछे छिपी हुई थी। मतलब वरिष्ठ प्रिया? हा हा हा, मेहता ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही, प्रिया साधारण लोगों से अलग है। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह शर्मीली और मासूम वरिष्ठ प्रिया वास्तव में एक विशेष शारीरिक गुण की स्वामिनी होगी। वरिष्ठ प्रिया में विशेष क्या है? अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा। मेहता ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद उसने पास खड़े 3 सूर्य फल के पेड़ की ओर देखा और कहा, मेरी प्रिय शिष्या, इन्हें गोलियों में बदलो। जी, प्रिया ने धीरे से कहा और पेड़ से कुछ पके हुए फल तोड़ लिए। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसे महसूस हुआ कि उसके सभी सवालों का उत्तर जल्द ही मिलने वाला था। प्रिया ने अर्जुन के सामने आकर अपने हाथों में फल रख लिए और कहा, ध्यान से देखो कनिष्ठ भ्राता। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। अर्जुन ने अविश्वास से देखा कि जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, उन फलों से एक उज्जवल लाल प्रकाश निकलने लगा। सभी फल झटपट ऊर्जा छोड़ने लगे और कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह से सूखकर हवा में बिखर गए। प्रिया ने अपने अन्य हाथ से कुंडली नाग सरिता से ऊर्जा को खींचकर उसमें समाहित कर दिया। कुछ ही देर में वह ऊर्जा धीरे धीरे एक छोटी चमकती हुई गेंद में बदल गई। फिर उसने अपने दोनों हाथों को तेजी से घुमाया और जब उसने अपने हाथ खोले तो वहां 3 चमकती हुई गोलियां थीं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना किसी औजार के कोई इस प्रकार से गोलियां तैयार कर सकता है। लो, यह तुम्हारे लिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ाया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उन गोलियों को सावधानी पूर्वक लिया। उसने देखा कि उनमें 3 सूर्य फल की तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा थी। वरिष्ठ प्रिया, यदि आप दवाएं बनाना शुरू कर दें तो बाजार के सभी विक्रेताओं का धंधा बंद हो जाएगा।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया भी हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक थी। मुझे संदेह है कि यहां तक कि प्रसिद्ध औषधि निर्माताओं को भी प्रिया जैसी क्षमता प्राप्त नहीं होगी। वरिष्ठ प्रिया, तुम्हारी काया में क्या विशेषता है? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। मेहता ने उत्तर दिया, पवित्र अमृत काया। क्या यह विशेष रूप से औषधि निर्माण के लिए होती है? बिल्कुल, मेहता ने सिर हिलाया। ऐसी काया अत्यंत दुर्लभ होती है। जिनके पास पवित्र अमृत काया होती है, वे बिना किसी हानिकारक प्रभाव के औषधि तैयार कर सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रत्येक औषधि में 1/3 विष होता है, और भले ही वे साधकों की शक्ति को बढ़ा दें, लेकिन इनका लाभ सीमित होता है। लेकिन पवित्र अमृत काया से निर्मित औषधियों में शरीर स्वतः ही विष को शुद्ध कर देता है। अब तक तुम्हारी वरिष्ठ प्रिया केवल 5 वर्षों से साधना कर रही है, और वर्तमान में वह विभाजन एवं संयोग सीमा, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पर है। यदि मैं उसकी क्षमता को दबाए नहीं रखता, तो वह अब तक सच्चे तत्व की सीमा, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक पहुंच चुकी होती। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। केवल 5 वर्षों में वह विभाजन एवं संयोग सीमा तक पहुंच चुकी थी, जबकि ज़ीरेन को ही यह सीमा पाने में 10 वर्ष लग गए थे, और वह भी तब जब उसे लगातार दबाया गया था। यदि उसे रोका नहीं जाता, तो क्या वह सुवर्णा से भी अधिक शक्तिशाली होती? अपनी योग्यता की तुलना में अर्जुन को खुद पर शर्म आ रही थी। वह केवल एक साधारण व्यक्ति था, और उसके सामने प्रिया किसी आकाशीय दिव्य वस्तु के समान थी। अर्जुन जान गया कि यह लड़की संपूर्ण अद्वितीय गुरुकुल की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा थी। लेकिन प्रिया की इतनी तीव्र उन्नति केवल उसकी विशेष काया की वजह से नहीं थी, बल्कि इसमें औषधियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मेहता ने अपनी बात जारी रखी। पवित्र अमृत काया के केवल लाभ ही नहीं होते, बल्कि यदि इसे उचित विधि से साधना की जाए, तो यह किसी भी ऊर्जा को औषधि में बदल सकती है। वायुमंडल में उपस्थित प्राण ऊर्जा तक को औषधि में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि भविष्य में वरिष्ठ प्रिया इस संसार की सर्वश्रेष्ठ औषधि निर्माता बन सकती हैं। उनकी जन्मजात काया इतनी विलक्षण है कि कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए उसे अपने भीतर एक विशेष वस्तु को शुद्ध और रूपांतरित करना होगा, लेकिन वह इसे स्वयं नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपको मेरी सहायता चाहिए? अर्जुन ने पूछा। मेहता ने सिर हिलाया। मुझे क्या करना होगा? 9 यिन अमृत क्रिस्टल प्राप्त करना। ये क्रिस्टल सच्चे तत्व की सीमा के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। यदि प्रिया इसे अपने भीतर शुद्ध कर सके, तो उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। विभाजन एवं संयोग सीमा से सच्चे तत्व की सीमा में जाने के लिए साधक को अपनी विश्व ऊर्जा को शुद्ध करके सच्ची ऊर्जा में बदलना होता है, जो कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली होती है। यह सभी साधकों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, और यदि इस प्रक्रिया में कोई बहुमूल्य वस्तु सहायक हो, तो उत्पन्न सच्ची ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। 9 यिन अमृत क्रिस्टल भी ऐसी ही एक मूल्यवान वस्तु थी। मेहता ने आगे कहा, इन क्रिस्टलों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, और यदि इन्हें कोई अयोग्य व्यक्ति छू ले, तो वे तुरंत विलीन हो जाते हैं। केवल वही व्यक्ति इन्हें नियंत्रित कर सकता है जिसने यांग ऊर्जा साधना की हो। साथ ही उसकी यांग ऊर्जा की शुद्धता भी एक निश्चित स्तर तक पहुंची होनी चाहिए। यही कारण है कि हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। तो मुझे ठीक ठीक क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। मेहता अचानक अधीर हो उठे। इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। अर्जुन ने अपनी नाक दबाई और सोचा कि यह वृद्ध व्यक्ति इतना क्रोधित क्यों हो रहा है। यह वस्तु कहां मिलेगी, और हमें इसे प्राप्त करने के लिए कब निकलना होगा? यह काली आंधी पर्वत पर है। वहां 9 यिन ऊर्जा एकत्र हो रही है, और केवल 7 जुलाई को ही 9 यिन ऊर्जा पूरी तरह से एकत्रित होगी, तभी इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, अर्जुन ने गणना करते हुए कहा। 7 जुलाई तक केवल 10 दिन शेष थे, और काली आंधी पर्वत तक पहुंचने में भी कुछ समय लग सकता था।
इसलिए यदि तुम्हें कोई और कार्य नहीं है तो हमें जल्द ही निकल जाना चाहिए, वरना हमें 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। मेहता ने गंभीरता से कहा। मैं किसी भी समय प्रस्थान कर सकता हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो 2 दिनों में योगदान कक्ष कंट्रीब्यूशन हॉल में मुझसे मिलो, मुझे अभी कुछ तैयारियां करनी है, मेहता ने आत्मीयता से कहा। ठीक है, 2 दिनों में मुलाकात होगी। 2 दिन बाद दोनों योगदान कक्ष में मिले और वहां से प्रस्थान किया। मेहता ने प्रिया की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मेरी शिष्या, क्या तुम वाकई इसे करना चाहती हो? प्रिया के वस्त्र हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसने सिर हिलाया। हां, मेहता ने चिंतित स्वर में कहा। यदि तुम 9 यिन अमृत क्रिस्टल को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं भी कर पाई तो भी तुम्हारी उन्नति संभव होगी, बस तुम्हारी शक्ति थोड़ी कमजोर रह जाएगी। प्रिया ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, लेकिन यदि मैं गुरुजी की सहायता करना चाहती हूं तो क्या शुद्ध सच्ची ऊर्जा होना बेहतर नहीं होगा? गुरुजी, आपने मुझे बचाया और मेरा पालन पोषण किया, अब शिष्या भी आपकी सहायता करना चाहती है। मेहता ने गहरी सांस ली। परंतु एक बार फिर से सोच लो। 2 दिनों की देरी का कारण यही था कि मेहता चाहते थे कि प्रिया इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। हल्का गुलाबी होते हुए प्रिया ने धीरे से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे वास्तव में उससे कोई घृणा नहीं है। मेहता ने असहायता से सिर हिलाया। हमने उस लड़के का पूरा लाभ उठा लिया। जब उन्होंने अर्जुन के शांत व्यवहार के बारे में सोचा तो मेहता के दांत खट्टे हो गए। तुम सिर्फ यह सोच रहे हो कि तुम एक उपकार कर रहे हो, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा। उनके मन में केवल एक ही चिंता थी, इस छोटे से गुरुकुल में उनकी शिष्या का ठहरना संभव नहीं था और इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। सुबह के समय योगदान कक्ष के द्वार पर अर्जुन ने धीरे से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रिया बाहर आई। उसके कंधे पर एक लंबा पैकेट लटका हुआ था जिसमें कई आवश्यक वस्तुएं थीं। छोटे अर्जुन, तुम आ गए, प्रिया ने धीमे स्वर में उसका स्वागत किया। हां, अर्जुन ने सिर हिलाया। मेहता जी कहां हैं? कल अचानक उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई, वे इलाज के लिए गए हैं, इसलिए वे हमारे साथ नहीं आ सकते, प्रिया ने बताया। उसकी आंखें झपक रही थीं, उसकी पलकों का कंपन स्पष्ट था। अर्जुन ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और प्रिया की आंखों में हल्की सी घबराहट झलक उठी। क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा, हालांकि वह पहले ही समझ चुका था कि क्या हुआ होगा। जरूरत नहीं है, मुझे उस स्थान का पता है और समय कम है। गुरुजी ने कहा कि हमें उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन ने और अधिक पूछताछ नहीं की तो प्रिया ने राहत की सांस ली। ठीक है, अर्जुन ने थोड़ी झिझक के बाद सहमति जताई। इस बार तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी, प्रिया ने एक ही सांस में कहा। दीदी, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। दोनों जल्दी से योगदान कक्ष से बाहर निकल गए। अंदर मेहता जी गहरी नींद में थे। टेबल पर स्वादिष्ट व्यंजन और कुछ शराब के पात्र रखे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बढ़िया शराब पीने के बाद गहरी नींद ले ली थी। ये सभी व्यंजन प्रिया ने बनाए थे, लेकिन उनमें एक विशेष औषधीय तत्व मिला हुआ था जिसे उसने अपनी पवित्र औषधि शक्ति से तैयार किया था। इस औषधि का प्रभाव इतना प्रबल था कि मेहता जी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। इस नींद की अवधि कुछ दिनों तक रहने वाली थी। मेहता जी, जो जीवन भर चतुर और चौकन्ने रहे थे, कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी प्रिय शिष्या ही उनके खिलाफ ऐसा कुछ करेगी। जब तक वे जागेंगे तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। अर्जुन और प्रिया काली आंधी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 2 घोड़े और यात्रा के लिए आवश्यक कुछ वस्तुएं खरीदी। खरीदारी के दौरान अर्जुन ने उनके गंतव्य के बारे में पूछा। प्रिया के अनुसार उनकी मंजिल काली आंधी पर्वत के पार थी, जो इस गांव से 9-10 दिनों की दूरी पर थी। यद्यपि यात्रा लंबी थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय था। जल्द ही उनके जाने की खबर चैतन्य तक पहुंच गई।
जिस दिन उसने सुवर्णा और अर्जुन को कारावास वन में नजदीक देखा था, उसी दिन से चैतन्य अवसाद में डूब गया था और कई दिनों तक शराब पीकर अपनी हालत खराब कर ली थी। हालांकि कल उसने खुद को संभाला और यह सोचकर शांति महसूस की कि उसने जो देखा था वह शायद गलत था। चैतन्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुवर्णा और अर्जुन केवल नाटक कर रहे थे। उस दिन जलन और गुस्से में उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था, लेकिन अब जब सुवर्णा हमेशा की तरह शांत और गरिमामयी थी, तो वह पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। अगर सुवर्णा किसी और की नहीं हुई तो वह अंततः मेरी होगी। यह सोचकर चैतन्य के भीतर आत्मविश्वास लौट आया। सुबह के समय चैतन्य सुवर्णा से मिलने के लिए काली आंधी व्यापार केंद्र जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और हांफते हुए बोला, भाई चैतन्य, मैंने अभी अभी अर्जुन को अकेले गुरुकुल से जाते देखा है। चैतन्य ने तुरंत पूछा, क्या वह अकेला था? नहीं, उसके साथ अद्वितीय गुरुकुल की एक शिष्या प्रिया भी थी। शिष्य ने उत्तर दिया। प्रिया? चैतन्य की आंखें संकुचित हो गईं। मैं उसे जानता हूं, उसकी शक्ति मेरे बराबर है, लेकिन वह मुख्य शिष्या नहीं है। यह लड़की रहस्यमयी लगती है। काली आंधी गांव में अर्जुन और प्रिया के जाने के कुछ समय बाद छाया से कुछ लोग निकले। उनका नेता गंभीर चेहरा लिए अर्जुन की दिशा में देख रहा था। क्या तुमने ठीक से देखा? वह अर्जुन ही था? उसने पूछा। हां भाई नरेश, मैं पूरी तरह से निश्चित हूं, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। पहले हम उससे हार गए थे, उसके बाद चैतन्य और नरेंद्र ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई थी। वे काली आंधी व्यापार केंद्र गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। नरेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ हिलाया और आदेश दिया, घोड़े खरीदो, हमें उनका पीछा करना होगा। मुझे अपने भाई नरेंद्र के बारे में सब कुछ जानना है, चाहे वह जीवित हो या मर चुका हो। पिछले 1 महीने से नरेंद्र और चैतन्य लापता थे। नरेश ने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हर जगह अर्जुन का नाम ही सामने आता था। वास्तविकता क्या थी यह तो नहीं पता था, लेकिन उसे अर्जुन से इसका उत्तर चाहिए था। यदि उसके भाई की मौत अर्जुन के हाथों हुई थी तो उसे इसका प्रतिशोध लेना ही होगा। वे कहां गए? जिरेन के चेहरे पर उस समय एक पागलपन भरी चमक थी। हे भगवान, वह नाकारा अर्जुन ऐसे समय में मीनार से बाहर चला गया जैसे वह अपनी मौत को खुद बुला रहा हो। यह तो मेरे दिल की जलन मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है। मुझे उनकी मंजिल का पता नहीं, लेकिन यह जरूर तय है कि वे दूर गए हैं, क्योंकि उन्होंने काली आंधी गांव से 2 घोड़े खरीदे। इतनी दूर? जिरेन ने भौहें उठाईं। अच्छा, बहुत अच्छा। अचानक उसने घूमकर अपने साथी की ओर देखा और विकृत चेहरे के साथ कहा, कुछ ऐसे शिष्यों को खोजो जिनकी शक्ति कम से कम विभाजन और पुनर्मिलन सीमा तक हो। वे मेरे साथ यात्रा पर चलेंगे। भाई, आप करना क्या चाहते हैं? हा, क्या मेरे इरादे स्पष्ट नहीं हैं? क्या तुम्हें दोबारा पूछने की जरूरत है? जिरेन का चेहरा विकृत हो गया था। वह अर्जुन को खत्म करना चाहता था, और यह सब बिना प्रिया को खबर होने दिए। आखिर अगर यह खबर लीक हो गई तो अंजाम मजाक नहीं होगा। भाई, यह अनुचित है। उस अनुशासन शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन तो महज एक प्रारंभिक तत्व स्तर का आजमाइशी शिष्य था, इसलिए अगर वह विद्यालय के बाहर मारा भी जाता तो कोई परवाह नहीं करता। लेकिन अंधकार कक्षर की शिष्या प्रिया अलग थी। उसकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट थी, लेकिन वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा तक पहुंची हुई थी। वह निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं हो सकती थी। अगर वह मारी गई और अद्वितीय गुरुकुल इसकी जांच पड़ताल करने लगा तो जो भी इसमें शामिल होगा उसे विद्यालय छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैंने कहा, कुछ लोगों को खोजो, तो अब तक यहां खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं खुद जाकर उन्हें बुलाऊं? जिरेन ने अधीरता से कहा। ईर्ष्या के कारण जिरेन अब अपने शांत दिमाग को संभाल नहीं पा रहा था। अब उसका एक ही मकसद था, अर्जुन को खत्म करना। भाई, पिछली घटना के बाद वरिष्ठ आचार्य ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या आप वरिष्ठ आचार्य की चेतावनी भूल गए? यह सुनते ही जिरेन को होश आया। हां,
पिछली बार वरिष्ठ आचार्य ने अचानक घोषणा कर दी थी कि कुछ समय के लिए अर्जुन से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी को हैरान कर देने वाला था, लेकिन जीरेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इतनी शानदार मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता था। अगर इस बार मैंने अर्जुन को नहीं मारा तो फिर न जाने कब मौका मिलेगा, और अगर उसने अद्वितीय गुरुकुल में रहने का फैसला कर लिया तो मैं क्या करूंगा। तभी उस अनुशासन शिष्य के दिमाग में एक योजना आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई जीरेन, हम खुद इसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन कोई और तो हो सकता है। अगर किसी को यह मौका मिले तो क्या वे इसे छोड़ेंगे? क्या मतलब? जीरेन ने आंखें संकरी कर लीं। कहा जाता है कि रक्त संप्रदाय के उप प्रमुख लंबोदर सिंह पिछले 1 महीने से अर्जुन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लंबोदर सिंह। जीरेन उसे अच्छी तरह जानता था। वह रक्त संप्रदाय में काफी प्रभावशाली व्यक्ति था और उसकी शक्ति अमृतोन्मोचन सीमा तक थी, लेकिन उसका पोता उतना प्रतिभाशाली नहीं था। वह शायद इस साल केवल प्राण परिशोधन स्तर तक ही पहुंचा होगा। जीरेन उलझन में पड़ गया। लंबोदर सिंह को अर्जुन से क्या मतलब? भाई, लंबोदर सिंह अपने पोते के लिए मोहिनी को पाना चाहता है। उसने उसे अपनी होने वाली बहू मान लिया है, लेकिन अर्जुन और मोहिनी के बीच की नजदीकियां उसे पसंद नहीं। इसलिए लंबोदर सिंह ने तय कर लिया कि अर्जुन को मरना ही होगा, ताकि दूसरों की स्त्रियों पर नजर डालने का अंजाम उसे मिल सके। मोहिनी। जीरेन के दिमाग में एक बेहद आकर्षक लड़की की छवि उभरी। उत्तेजक शरीर, गोलाई हुए नितंब और एक मोहक मुस्कान। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह सोचकर उसे जलन हुई। उस नाकारे को देखो, मोहिनी जैसी स्त्री से नजदीकी बढ़ा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, इतनी विस्तृत जानकारी तुम्हें कैसे मिली भाई? कुछ दिन पहले मैं वसंत वर्षा सदन में था, जब लंबोदर सिंह वहां एक कमरे में था। मैं उसकी बातचीत सुन रहा था। जीरेन ने तीखी नजर से उसे देखा। तुम वहां सिर्फ शराब पीने गए थे? वह घबरा गया और जल्दी से बोला, भाई जीरेन, अगर लंबोदर सिंह को यह खबर मिली कि अर्जुन के साथ एक सुंदर स्त्री है, तो सोचिए वह क्या करेगा। जीरेन की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया योजना। यह उधार की तलवार से हत्या करने का सही तरीका है। जाओ, लंबोदर सिंह तक यह खबर पहुंचा दो, लेकिन ध्यान रहे उसे यह न पता चले कि यह खबर हमने दी है। और यह भी बताना कि अर्जुन के साथ जो लड़की है वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा की योद्धा है, ताकि वह सतर्क रहे। जी भाई। वह शिष्य तुरंत वहां से चला गया। जीरेन मुस्कुराया। अर्जुन, अब बचकर दिखाओ। बस अफसोस, प्रिया का चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह अप्रतिम सुंदर होगी। अगर वह लंबोदर सिंह के हाथ लग गई तो उसका अंजाम तय है। अद्वितीय गुरुकुल की अनुशासन समिति में हलचल मची हुई थी, तो दूसरी ओर काली आंधी गांव में भी कुछ लोग अपनी चालें चल रहे थे। जब अर्जुन और प्रिया घोड़ों पर सवार होकर निकले, तभी कुछ लोग छिपकर बाहर आए। उनके नेता ने अर्जुन की ओर घूरते हुए पूछा, क्या तुमने ठीक से देखा था? वह अर्जुन ही था। बिल्कुल भाई नरेश, वह अर्जुन ही था। उसने हमें पीटा था और फिर चैतन्य ने नरेंद्र को बुलाया था, लेकिन वे दोनों काली आंधी व्यापार केंद्र गए और फिर कभी नहीं लौटे। नरेश का चेहरा कठोर हो गया। घोड़े खरीदो, हमें उनका पीछा करना होगा। मुझे अपने छोटे भाई का अता पता चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या। उसकी आवाज में ठंडक थी। नरेंद्र और चैतन्य को गायब हुए 1 महीना हो चुका था। नरेश ने हर जगह खोजबीन की थी और हर जगह अर्जुन का नाम ही सामने आया था। अब वह असली सच जानना चाहता था। अगर उसके भाई की हत्या अर्जुन ने की थी, तो उसे इसका बदला लेना था।